अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये वाली जो थ्योरम है ना, ये 1.1 के बाद वाली थ्योरम है। ठीक है, ये 1.2 है। ठीक है, 1.2 थ्योरम है ये। ठीक है, इसी पर बेस हम करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2। ओके, 1.1 जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया, और उस पे वो किस पे बेस था, जो 1.1 थ्योरम हमने पढ़ी थी उसी पे बेस था। वो सबका जो भी वो सारे क्वेश्चन थे 1.1 एक्सरसाइज के, वो सब उसी पे बेस थे, और वो हमने किए थे। ठीक है, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने वो किया होगा, बिल्कुल इजी था। ठीक है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करनी थी, a+b का होल क्यूब वाली। अब हम आज स्टार्ट करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरम को। ठीक है, एक्चुअली जो 1.2 है ना वो डिपेंड करती है इसी पर। ठीक है, किस पर? 1.2 जो थ्योरम है उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट इसका लिखते हैं। ठीक है, थ्योरम, फिर मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। ठीक है, 1.2 कहता है, जिसका नाम यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ओके, कहता है एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed फैक्टराइज्ड। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है। ठीक है, आपकी बुक पे इसका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ओके, पेज नंबर 9 पर, एज अ प्रोडक्ट of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, ये है इसका स्टेटमेंट। ठीक है, क्या क्या है थ्योरम 1.2 क्या कहती है? एवरी एक मिनट, उससे पहले मुझे ये बोलो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था। ठीक है, आई थिंक पहले वाले या दूसरे वाले लेक्चर में या तीसरे में किसी में पढ़ा था। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप वो लेक्चर देख लो। ठीक है, वहां पे हमने ये अच्छे से पढ़ा। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनके दो से अलावा फैक्टर्स हों। एक तो 1 इसका फैक्टर होता है। ठीक है, और क्या होता है फिर, और भी कोई नंबर, और भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा था। जो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनमें एक 1 होता है इसका फैक्टर, और कौन होता है, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद अपना फैक्टर होता है। फैक्टर का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि ये 1 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में आता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जैसे कि 2, 3, 5, 7। ठीक है, देखो 7 किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 1 7 7। ठीक है, और 7 जो है वो खुद के टेबल में आएगा, 7 1 7। उसके बगैर 7 किसी भी टेबल में, किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, उसी को हम फैक्टर कहते हैं।
तो प्राइम नंबर जो होता है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और द नंबर इटसेल्फ, खुद अपना फैक्टर होता है वो। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, उसमें 1 तो होता ही है, ठीक है, खुद भी वो अपना फैक्टर होता है, ठीक है, द नंबर इटसेल्फ खुद भी वो अपना फैक्टर होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और भी फैक्टर्स होते हैं, कितने भी हो सकते हैं अपनी वो फिर डिपेंड करता है कि कंपोजिट नंबर कैसा है, कितना बड़ा है, जितने भी होंगे, लेकिन दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक 1 तो होता ही है, खुद भी वो अपना फैक्टर होता ही है, लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर की कोई एग्जांपल, जैसे कि हम ले लेते हैं 10, ठीक है। देखो यहाँ पे 10 के फैक्टर्स आपको निकालने आएंगे ना, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 5 10, ठीक है, यही होता है ना। अब 1 तो होगा ही, ठीक है, 1 हमेशा हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, 1 10 10 आता है, बिल्कुल। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ, 2 5 10। 5 के टेबल में 10 आता है, हाँ, 5 2 10, ठीक है। और देखो 10 के टेबल में 10 आता है, जी बिल्कुल आता है, 10 1 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक तो 1, ठीक है, बिल्कुल इसका फैक्टर है, एंड द नंबर इटसेल्फ, 10 की बात कर रहे थे ना, तो 10 एंड द नंबर इटसेल्फ वो भी है, और उसके अलावा और भी फैक्टर्स 2 और 5 ये भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स है, क्योंकि नंबर 10 थोड़ा छोटा है, ठीक है। अब जितना बड़ा आप लोगे, जैसे कि आप 100 ले लो, ठीक है, उसके फैक्टर्स कितने आएंगे, फैक्टर निकालने आते हैं ना, ठीक है, 100 के फैक्टर्स निकाल लोगे ना, ऐसे फैक्टर्स कभी निकाले होंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके जब हम फिर एलसीएम निकालते थे, ठीक है, ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है ऐसे करना, ठीक है। 250 ठीक है, फिर 2 सीख लेते हैं हम, ठीक है। देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या किया करो, जब भी आप ऐसे एलसीएम निकालो या फिर फैक्टर्स निकालो, असल में यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालते हैं, एलसीएम का बाद का सवाल है, बाद में देखेंगे उसको, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी आपके पास नंबर हो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिखा, ये एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है, लिख लिया हमने। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, सबसे छोटा नंबर एक डिसाइड करोगे, सबसे छोटा नंबर जिससे ये डिवाइड होता हो, ठीक है, या जिससे हम ये कह सकते हैं जिसका ये फैक्टर हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि वो नंबर छोटा सा ढूंढो जिसके टेबल में ये 100 आता हो, ठीक है, छोटा नंबर सबसे पहले छोटा ढूंढा करो, ठीक है। आप बड़ा भी ले सकते हो, इसमें कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक ही बात है, आप कैसे भी लिखो, ठीक है, लेकिन आप छोटा ढूंढा करो पहले, फिर उसके बाद बड़े बड़े नंबर पर जाया करो, पहले छोटा नंबर ढूंढो। अब मुझे बोलो 2 के टेबल में 100 आता है, ठीक है, लास्ट डिजिट देखो इसका, लास्ट डिजिट में अगर यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होगा ना, कोई भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर, ठीक है, जैसे 1 4 5 7 1 8 0, है ना, जो इसका लास्ट डिजिट होगा ना, अगर ये 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि सारा जो नंबर है वो 2 के टेबल में आता होगा, लास्ट डिजिट देखना है, ठीक है। अगर ये 2 के टेबल में आता है, देखो 2 0 0, क्योंकि 2 का टेबल 1 से ही नहीं स्टार्ट होता है, 0 से भी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 2 0 0, ये यानी कि ये सारा नंबर 2 के टेबल में आता है, ठीक है। अब अगर यहाँ 0 की जगह पे 6 हो, ठीक है, लास्ट डिजिट देखो 6 है, 2 3 6, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो इसका मतलब ये सारा नंबर 2 के टेबल में आता होगा, ठीक है। वैसे ही आपको देखना है, 100 आता है 2 के टेबल में या नहीं आता है, आता है, बिल्कुल, लास्ट डिजिट 0 है, 2 0 0, 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है, 100 लेकिन कोई फायदा ही नहीं है ना, 100 फिर से आएगा ये 100, फिर से 100 हाँ, कब तक लेके जाओगे, ये 100 तो नीचे ही आता रहेगा, ठीक है, इसीलिए हम 1 से नहीं करते हैं, ठीक है, हम वरना 1 जो है ना वो सबसे छोटा नंबर माना जाएगा, लेकिन 1 से हम नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि 1 के बाद जब हम इसका ये फाइंड करेंगे ना, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो ये बार बार आता रहेगा वो 100, फायदा क्या है उसका वो करने का, ठीक है, उसमें हमें वो नंबर्स नहीं मिलेंगे जो नंबर्स हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक, क्योंकि बार बार 1 ही आता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2 जो है वो छोटा नंबर है, 2 से स्टार्ट करो, 2 5 10, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, एक ही बार नहीं, 100 का हमें नहीं, जैसे हमें नहीं पता, हमें 2 का टेबल 10 तक याद होता है, हम कहते हैं 2 10 20, उसके बाद हमें पता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको सोल्व किया करो, आधा आधा करके। सबसे पहले इस 100 को ऐसे मान लो कि ये 100 नहीं है, ये है 10 और यहाँ पे है एक 0, ठीक है, 10 और 0 इनको मिलाकर 100 बन गया, ठीक है, 10 और 0 मान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 5 10, देखो ये ऊपर वाला हो गया डिवाइड, उसके बाद 2 के टेबल में देखो 0 कहां पे आता है, 2 0 0, ठीक है, इसका मतलब 250 होता है 100, 2 5 10, उसके बाद 2 1 0 बच गया ना,
तो 2 0 0, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसको चेक, अगर आप चेक करना चाहो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 50 करो, वो कितना आता है देखो, 2 0 0, 2 5 10, हो गया ना 100, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, 2 से ही करेंगे, क्यों, लास्ट डिजिट का 0 है ना, तो 0 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब 50 भी 2 के टेबल में आता होगा। देखो अब कैसे करेंगे, देखो 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है। 2 3 जार 6 लेकिन ज्यादा हो जाता है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको मानेंगे 5 और 0, 5 अलग और 0 अलग, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 5 से पहले देखेंगे, 5 2 के टेबल में 5 कहां पे आता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ज्यादा हो जाता है ना 6, 5 लाना है ना, तो इसीलिए 2 3 जार तो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन 2 2 जार कर सकते हैं, 2 2 जार 4 होता है, ठीक है, वो 4 यहां पे आएगा, ठीक है। अब इसमें 5 है, 5 में से 4 तो हट गया, ठीक है, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है, बचा कितना, 1, क्योंकि ये तो 5 है ना, ठीक है। 4 तो आ गया, लेकिन बचा कितना, 1, वो 1 इसके साथ मिल जाता है, वो इसको बना देता है 10, फिर हम यहां पे लिखते हैं 2 5 जार 10, ठीक है। समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखो अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5, 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसलिए 2 के टेबल में 25 भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के टेबल से देखेंगे, क्योंकि 3 भी देख सकते हो आप, चेक करो 3 के टेबल में आता है ये, क्योंकि मैंने कहा ना पहले छोटा नंबर देखो, 3 के टेबल में देखो, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27, आया ही नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 4 का टेबल, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, 25 आया ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ 5 बचा वहां पे, 5 5 जार 25, फिर यहाँ पे एक 5 बचा, 5 1 जार 5। जो ये नंबर्स निकले ना, इनको हम कहते हैं कि 100 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं, क्या हैं, फैक्टर्स हैं। देखो 100 यहाँ पे कितना बड़ा नंबर था, और इसके फैक्टर्स कितने आए, देखो 100 की फैक्टर्स कितने, कौन कौन से आए, एक तो आया सबसे पहले तो 1 हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, 1 आया, और कौन सा आया, 2, अच्छा ठीक है, एक और 2, 5 5, और कौन था, और कौन है, और है 100 खुद, ठीक है। ये 6 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। आप इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है। लिखना ऐसे ही होता है, आप अगर बस, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे आप, तो आपको वापस से ये 100 मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके मल्टीपल्स हैं, ठीक, फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। इनके टेबल में ये आता है, और इनका फिर मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होता है। अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं कि इसके ये किस किस टेबल में आता है, तो 1 2 2 या 2 एक बार ही लिखो, 5 5 और 100 इनके टेबल में आता है, ठीक है। और देखो इनका मल्टीप्लाई करके फिर से ये 100 आएगा, 5 5 25, 2 2 4, 25 इंटू 4 कितना होता है, 100, 100 इंटू 1 100, तो ये वापस से इसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये था कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब ये देखो जो हमने ये किया ना यहां पे, ये एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो फिर थ्योरम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा समझना है इसमें। नंबर कैन बी, देखो क्या कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur, ठीक है। कह रहा है अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, कुछ भी, जैसे कि 14, ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम के मुताबिक कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम के प्रोडक्ट में। कहने का मतलब ये है, देखो इसके पहले सबसे पहले तुम फैक्टर्स निकालो, ठीक है, आप इसके फैक्टर्स निकालो पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। फैक्टर्स निकालो, सबसे छोटा नंबर 2 2 7 जार 14, फिर उसके बाद 7 1 जार 7, 7 किसी के टेबल में नहीं आता है ना। अब देखो 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 14 है ना, 14 इज इक्वल टू 1, पहला फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू ये 7, ठीक है, लिख सकता हूं ना। अब देखो यहाँ पे अब अगर आप इसको 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये यही आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये कंपोजिट नंबर है, जी बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसके पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो 1, इसका क्या है 1 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 2 7 1 और खुद के टेबल में आता है 14 के, ठीक है। कितने फैक्टर्स हैं, 4, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है,
प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर खुद, ठीक है। इसमें 4 है तो ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को हमने कैसे लिखा, मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर है जी, बिल्कुल है। क्यों, 2 किसके टेबल में आता है, 2 जो है वो किस के टेबल में आता है, एक 1 और 2 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, तो ये यहां पे आ गया प्राइम नंबर, ठीक है। पी लिखा मैंने, ठीक है, या लिख लेते हैं प्राइम नंबर ये है, ठीक है। क्या है ये, प्राइम नंबर। अब देखो 7 क्या है, 7 किस किस के टेबल में आएगा, 1 और 7 के टेबल में, और किसी टेबल में आता है, हमने पढ़ा था ये, ठीक है। एग्जाम्पल भी ली थी उस टाइम, जो पिछला लेक्चर है ना उसमें हमने एग्जाम्पल भी ली थी 7 की। तो ये सिर्फ अपने टेबल में आता है 7 में और 1 में, तो इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कोई भी कंपोजिट नंबर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये मल्टीप्लाई बीच में जो है ना इसका मतलब है प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन हम कहते हैं प्रोडक्ट को, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ये देखो, ये 2 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, 2 और 7 का प्रोडक्ट, ठीक है, वो है एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें जो ये कंपोजिट नंबर है उसको हम लिख सकते हैं कोई भी जो भी इसके फैक्टर्स होंगे ना वो प्राइम नंबर ही निकलेंगे, ठीक है। जो भी आप किसी भी कंपोजिट नंबर के जब फैक्टर निकालेंगे ना वो हमेशा प्राइम नंबर्स निकलते हैं, ठीक है। और उन प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, वही हम उस कंपोजिट नंबर को हम उसके जो प्राइम नंबर होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे और क्लियर होगा, ठीक है। हो सकता है समझ में ना आया हो, फिर से समझ में आएगा। देखो अब कोई नंबर और लो, कुछ भी ले लो, 21 लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल में लास्ट डिजिट इसका 1 है तो 2 के टेबल में तो आता ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। और कुछ फिर 3 देखो, हाँ 3 7 21, ठीक है, और फिर 7 1 7। देखो 21 जो है वो खुद क्या है, देखो 21 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1, ठीक है, 3 भी है, 7 भी है और 21 खुद है, 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, 3 7 क्या होता है, 21 होता है ना, 3 इंटू 7, 3 7 21 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बराबर है इसके, बिल्कुल है। और यहां पे देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये बीच में प्रोडक्ट है। कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 ही नहीं, कभी कभार ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई नंबर बड़ा होगा, उसके जो प्राइम नंबर्स होंगे ना या फैक्टर्स जो उसके होंगे वो ज्यादा होंगे, 1 2 से ज्यादा, यहाँ पे और भी कुछ मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ही हमें मिले, ठीक है। तो उन सब प्राइम नंबर्स का जो आप प्रोडक्ट लोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा उस कंपोजिट नंबर के बराबर आता है, ठीक है। थ्योरम क्या कह रही है, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, जहां पे आप क्या कर सकते हो, जो भी उसके प्राइम नंबर, जो भी उसके फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, उनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आप ऐसे इस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार थोड़ी सी बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है। बड़ा नंबर बोलो कुछ, 110, ठीक है, 110 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। देखो अब यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब 2 के टेबल में आता होगा, ठीक है। 0 है ना यहाँ पे लास्ट डिजिट, तो 2 के टेबल में आएगा, 2 5 10, ठीक है, बचा 1, 2 5 10, ठीक है। उसके बाद 5, क्योंकि 5 के टेबल में आएगा, 2 में नहीं आएगा, ये 55, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, देख लो, ठीक है। 5 1 5, 5 1 5, ठीक है। उसके बाद 5 कहां से आ गया, उसके बाद 11, ठीक है, 11 1 11। अब देखो 110 को हमने कैसे लिखा, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। देखो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 2, ठीक है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 11 क्या है, प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था उस टाइम, ठीक है। 11 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो देखो ये कंपोजिट नंबर है खुद, लेकिन किस में एक्सप्रेस किया गया, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर जो आंसर निकला वही ये कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है ये, यानी कि इस कंपोजिट नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये वही कह रहा है
एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड, ठीक है, फैक्टराइज मतलब हो गया ये जो फैक्टर हमने फैक्टर्स निकाले, ठीक है, कैन बी फैक्टराइज या एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हो गया मतलब कि हमने इसको एक्सप्रेस कैसे किया, लिखा कैसे, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये वाले प्राइम्स देखो ये प्राइम्स ही निकले ना, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिक का मतलब यहां पे ये है कि इस फैक्टराइजेशन के अलावा और इसमें कुछ भी चीज, कोई भी चीज उसमें ऐड नहीं होगी, कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं होगी, यूनिक रहेगा। इसमें कुछ भी आप ऐसा कह सकते हो कि यूनिक का कहने का मतलब होता है, यूनिक कहते हैं कि जो सिर्फ एक ही हो, ठीक है, एक के अलावा ना हो, यही तरीका है, ठीक है, ऐसा तरीका ही, ये ऐसा ही तरीका है इसको ऐसे लिखने का, एक्सप्रेस करने का, ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, यूनिक है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं ऐसा तरीका देखोगे, यही तरीका देखोगे, ठीक है, यही तरीका इसका क्या है, बिल्कुल यूनिक है, बस यही वे है इसका ऐसे एक्सप्रेस करने का, यही तरीका है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर का क्या मतलब है, देखो इसी 110 को आप ऐसे लिख सकते थे 11 इंटू 5 इंटू 2, तब भी तो वही है, करो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करो, 11 5 सर 55 इंटू 2, 55 इंटू 2 110, 2 5 सर 10, 10 इंटू 11 110, कोई असर ही नहीं पड़ा। 110 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले लिखो 5, फिर लिखो 11, उसके बाद लिखो 2, ठीक है, उसके बाद लिखो 2, तो कोई इससे भी नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, इससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे ही आप पहले लिखो 2 को, फिर लिखो आप 11 को, उसके बाद लिखो 5 को, कोई असर नहीं पड़ेगा, ये फिर भी मल्टीप्लीकेशन इनका यही आएगा, ठीक है। इसी को कह रहा है ये कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप पहले 2 को लिखो या 2 को बाद में लिखो, आप पहले 5 को लिखो या 5 को बाद में लिखो, आप पहले 11 को लिखो या 11 को बाद में लिखो, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, पहले कौन आया बाद में कौन आया उस पर डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, प्राइम फैक्टर जिस तरीके से आप लिख रहे हो उसमें ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे ऐसा ऑर्डर हो, ऐसा ऑर्डर हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कोई असर नहीं पड़ेगा, आप तब भी कंपोजिट नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये थी थ्योरम 1.2, ठीक है, ये था तरीका, ये वाला, ठीक है, ये था तरीका कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हटाते हैं ये, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, थ्योरम 1.2, ठीक, ओके, अब इसको हटा दे रहे हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। आपको अगर थ्योरम समझ में आ गई अच्छे से, फिर एक्सरसाइज में इतना टाइम नहीं लगेगा, इजी है। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहां पे पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है 140, कहा कि इसको एक्सप्रेस करके दो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स में इसको निकाल के दो, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। कैसे निकालोगे आप, 140 जो है इसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है, इजी है ना फैक्टर्स निकालना, ठीक है। लास्ट डिजिट देखो क्या आ रहा है, 0, 0 का मतलब है कि ये 2 के टेबल में आएगा, क्योंकि 0 2 के टेबल में आता है, तो ये 140 फिर पूरा का पूरा 2 के टेबल में आएगा। 2 7 14, ठीक है, 2 0 0, ठीक है, 70 इंटू 2 140 होता है ना, बिल्कुल होता है। अब इसको सॉल्व करो, 0 आ रहा है यानी कि 2 के टेबल में 70 भी आता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ठीक है, 7 को अलग से, 0 को अलग से। अच्छा 2 3 6, 6 यहाँ पे आ गया, लेकिन ये 7 है, बचा कितना 1, वो 1 इस 0 के साथ मिल जाएगा, इसको बना देगा 10, ना कि 1, ठीक है। 0 के साथ मिल जाने का मतलब है ये 0 के साथ ऐसे मिल जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो ये 10 हो गया, 3 5 2 5 10, 2 5 10, ये वही वाला 10 है जो यहाँ पे आया था, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है। 3 के टेबल में देखो 3 10 30 होता है, 3 11 33 और 3 12 36, तो वो भी नहीं आएगा। 4 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 8 32, 4 9 36 होता है, ठीक है। 5 के टेबल में आता है 5 7, ठीक है, हो गया क्लियर। फिर उसके बाद 7 के टेबल में 7 1, बस, और किसी में आएगा नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं 140 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 140 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके ये वापस से 140 आएगा, ठीक है, वापस से इसको मल्टीप्लाई करके 140 आएगा। अब कहने का क्या मतलब है, देखो थ्योरम 1.2 जो हमने पढ़ी वो सेटिस्फाई हो रही है, देखो
प्राइम नंबर है जी, बिल्कुल है। ये है, हाँ है। ये भी है, ये भी है, और प्रोडक्ट है बीच में, यानी कि ए कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया। बस हमें यही फैक्टराइज करना था इसको। ठीक है, क्या था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये रहा प्रोडक्ट, ये रहे प्राइम फैक्टर्स, और ये रहा नंबर। ठीक है, हो गया। इसको बुक कॉपी पे आप करोगे और उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख लोगे। ठीक है, ओके, इजी था ना, ये सब क्वेश्चन इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 156। देखो अब क्या करना है, 156 है यहाँ पे, पार्ट सेकंड है इसका, 156 आएगा ना, इजी है। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे। थर्ड पार्ट 3825। ठीक है, अब ये देखो 3825, ये भी कर लोगे ना। ठीक है, अगर कोई नंबर, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर नंबर में ऐसा हो कि ये समझ में ना आए, ठीक है, आपको कोई बड़ा नंबर लग रहा हो कि हाँ ये बड़ा वाले बड़ा कोई नंबर है जिससे ये हो जाएगा, ये हमें लगता है कि जैसे कि यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 5 है ना, तो ये 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, 5 के टेबल में आएगा, लेकिन 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। अब 3 का टेबल जो है हो सकता है कि 3 के टेबल में आपको लगे कि ना पहले हमें करना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम वहां तक पहुंचेंगे। 3 का टेबल ज्यादा हो जाएगा, वो हम नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, याद नहीं है या आएगा नहीं या गलती हो जाएगी उसमें, तो 5 से ही करो पहले, क्योंकि 1.2 थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करो या इससे करो, किसी से। मैंने क्या कहा था, पहले छोटा नंबर देखा करो, लेकिन बेहतरीन तरीका वही है। असल में आपका रूल यही है कि आप पहले छोटा नंबर देखो, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही चेक करो। ठीक है, वो अच्छा तरीका होता है वो। इससे क्या होता है कि इससे बड़े छोटे वाले नंबर जो ज्यादा लिखने होते हैं ना, वो पहले सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद बड़े वाले जो होते हैं उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब लेकिन अगर आपको लग रहा है कभी कि नहीं हो रहा है इससे, तो फिर आप पहले बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई, ये ना फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये फिर आप तक डिपेंड करता है आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो ये भी आप लोग खुद ही करोगे। ठीक है, इजी है। ठीक है, अब इन्होंने नंबर बढ़ा दिए। ठीक है, 505 5005, या कर लें इसको, ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर बाकी क्या आप लोग खुद करोगे। ठीक है, इसी वाले को कर लेते हैं, 3825। सबसे पहले 5 से ही करें। अच्छा, 3 से देखते हैं, पहले 3 में आएगा ये। थ्री के टेबल में आता है ये। ठीक है, 3 1 जार 3, पहले 1 से, 3 2 जार 6, क्योंकि 3 3 जार 9 ज्यादा हो जाएगा, एक एक नंबर करके कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद 3 2 जार आ गया 6, 22 इधर हो जाएगा, ये 22 बन जाएगा, क्योंकि 3 2 जार 6 होता है, यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 6 2 होता है, वो 2 इसके साथ मिलेगा, ये 22 बन जाएगा। ये हो जाएगा 3 7 जार 21, और 1 इसके साथ जाएगा, ये 15 बन जाएगा, 3 5 जार आ गया 15। ठीक है, हो गया ना। अब इसको चेक कर, अगर कभी लगे कि ना हो सकता है ये गलत है, ठीक है, तो ऐसे चेक भी क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये आता है या नहीं। ठीक है, ऐसे भी देखने का तरीका है। 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 7 जार 21, और 1 हो गया 22, 2 और 2 गया कैरी, 3 2 जार 6 7 8, यहाँ गया 8, 3 1 जार 3, 3825, वहां पे भी 3825 है जी, बिल्कुल, ये इसका मतलब ठीक है। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है, आप लोग कर सकते हो ऐसे। अच्छा, अभी भी ये 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, 2 में नहीं आ सकता था क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, 5 जो है ना वो ऑड नंबर है, 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, अब ये भी 3 के टेबल में अभी भी आ रहा है। देखो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। ठीक है, 3 4 जार 12। अब 3 2 जार 6, जो यहाँ पे क्या रह गया, देखो 12 पूरा हो गया, 3 4 जार 12, 3 2 जार हो गया 6, यहाँ 7 है, 7 माइनस 6 1 होता है, वो 1 5 के साथ मिलेगा, इसको 15 बनाएगा, 3 5 जार 15। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करोगे, 3 और 24 25 को, ये कॉपी पे नहीं लिखना है, ये जो मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। 3 5 जार 15, 5 और 1 गया कैरी, 3 2 जार 6, 1 हो गया 7, 3 4 जार हो गया 1275। ठीक है, आ गया ना। अब वैसे ही इसको देखो, अब ये नहीं आएगा। ठीक है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। 3 3 1 जार 3 होता है, 1 यहाँ से बचेगा, वो 1 इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 3 6 जार होता है 12, लेकिन 5 है, 5 3 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, तो 5 के टेबल में ही देखते हैं। 5 में 5 है ना लास्ट डिजिट, तो 5 के टेबल में ये आएगा, 425 5 के टेबल में, 5 में देखते हैं। 5 8 जार 40, 5 8 जार 40 होता है। ठीक है, अब बचा कितना, ये 42 है,
5 8 40 होता है, ये 42 है, बचे 2, वो 5 के साथ मिलकर बनाएंगे 25, 5 5 25। ठीक है, ये अभी भी आ रहा है 5 के टेबल में। अब देखो 5 एक एक करके, 5 1 5, अब यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, 5 1 होता है 5, 8 - 5 होता है 3, ये क्या बन जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, अब देखो इसको 17, किसी के 17 एक प्राइम नंबर है, ये हमने उस टाइम देखा था। ठीक है, तो ये 17 प्राइम है, तो 17 मतलब 17, ये और किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये 25 था ना, ये लिखने की वो दिखा रहा था, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब लिखो फिर, इसका मतलब आप 3 8 2 5 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, बस हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स वही है ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके फैक्टर्स देखो कितने आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, खुद आ रहा है, 3 3 और 5 5 और 17। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है इसका, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक लिखने का तरीका है। 3 × 3 क्या होता है, 3 स्क्वायर, 3 3 9, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, लिख सकता हूँ ना, इंटू 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। फैक्टर्स कितने हैं इसके, कौन कौन सा है, 3 5 और 17। ठीक है, ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो यही है 3 5 और 17, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। अगर क्योंकि पूछा भी वही जा रहा है ना, पूछा भी जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसीलिए मैं इसमें 1 नहीं लिख रहा हूं और 3 8 1 2 5 3 8 2 5 नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, और 3 8 2 5 तो लिख भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करने के बाद इनका ही मल्टीप्लीकेशन 1 लेकर इनका ही मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आता है। ठीक है, 3 8 2 5 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो तो काफी दूर चला जाएगा नंबर, वैसे लिखने की बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है, फैक्टर्स का यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा जाता है, ना कि इसका खुद का। ठीक है, अलबत्ता अगर आपको ये बोलना हो कि इसके ये किस किस के टेबल में आता है, प्राइम को छोड़कर सबके बारे में बोलना हो, तो आप 1 भी इंक्लूड करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 जो है ना वो ना कंपोजिट है ना प्राइम है। ठीक है, ये भी करेंगे, 3 है 5 है 17 है और द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, खुद के टेबल में किस किस के टेबल में आता है। लेकिन अगर आपको क्या करना हो, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको लिखना हो, तो इसमें लिखेंगे आप प्राइम फैक्टर्स ये। ठीक है, 3 2 बार आया, 5 2 बार आया और 17। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 5 एंड 17। ठीक है, कितनी बार आया उससे कोई ये नहीं करेगा, लेकिन देखना क्या है कि इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिखने का तरीका है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है, इसको पार्ट 5 है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, बिल्कुल इजी है। ठीक है, थोड़ा सा देखो उनको, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो आप देखो यहाँ पे आप जो नंबर है ना उसके नजदीक में कैसे लेके जा रहे हैं, किस कौन सा वाला ऐसा नंबर है जो उसके नजदीक जिसका मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 505 है, 5005 है, 5 लास्ट डिजिट है ना, तो 5 के टेबल में आएगा। तो 5 का टेबल कैलकुलेटर उठाओ, 5 का टेबल में देखो, 5 का टेबल जो है ना उसमें देखो, जैसे कि 1000 हम करेंगे, क्योंकि पहले ही 5005 है तो हम 1000 से करेंगे। 500 500 500 5 तो आ गया 5000, लेकिन अब 5 है तो 5001 से करना पड़ेगा। 5001 से जब किया तो ये 5005 आ रहा है ना, 5005 5000 5000 5005 यहाँ पे आ गया, तो इसके फैक्टर्स निकल आए, कर ही दिया यहीं पे। 5 × 1001, 1001 जो है ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये किसी और इसमें टेबल में नहीं आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ खुद के और 1 के, ये भी सिर्फ खुद के और 1 के, तो ये 2 प्राइम नंबर है। और फिर 5005 को आप लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 1001। ओके 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 ओके, अब क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा ठीक है, अब एलसीएम निकालना तो आता होगा ना, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर आपके पास, पहले मैं ये सिखा लेता हूं। ठीक है, कैसे किया जाता है। आपके पास 2 नंबर होंगे, जैसे कि 10 छोटे नंबर लेते हैं हम। ठीक है, और लेते हैं 15। ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं, आपको कहा जाए कि इसका एलसीएम निकालो। सबसे पहले क्या करो, पहले फैक्टर्स निकाला करो, सबके फैक्टर्स पहले निकालो। ठीक है, 15 के भी और 10 के भी फैक्टर्स निकालो, जो 2 नंबर गिवन होंगे ना, दिए होंगे, उनका पहले फैक्टर्स निकालो। 2 5 10, 5 1 5, निकल आया ना फैक्टर्स, कौन कौन से। 10 को आप लिख सकते हैं, 10 को 2 × 5, इसको आप पहले प्राइम फैक्टर्स में लिखा करो, इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखा। अब इसको 1 भी मल्टीप्लाई करोगे, कर सकते हो। ठीक है, हो गया ये क्लियर। लेकिन 1 यहाँ पे प्राइम नहीं है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था, 1 जो है वो नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट, ना प्राइम है ना कंपोजिट है।
अब 15 को देखो, 15 के फैक्टर्स निकालो, 3 से होगा 3 5 15 और यहाँ से 5 1 5, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1, लिख सकते हैं ना। 2 5 10 होता है, 10 इंटू 1 10 ही होता है, 3 5 15 होता है, 15 इंटू 1 15 ही होता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, ठीक है। पहले कॉमन देखो इसमें क्या है, कॉमन क्या कहने का मतलब है कि इन ऊपर वाले नंबर्स इसमें, इसके फैक्टर्स में, 10 के फैक्टर्स में और 15 के फैक्टर में सेम कौन कौन है, ठीक है। देखो ये 2 है, ये 3 है, सेम नहीं है तो इसको वहां ही रहने दो। 5 और 5 सेम है तो इसको ऐसे गोल कर दिया, ठीक है। 1 और 1 भी सेम है, ठीक है। 1 और 1 हमेशा सेम रहेगा क्योंकि 1 जो है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं आता ही रहता है, ठीक है। 1 और 1 जो है ना वो सेम ही है, ठीक है। तो ये ऐसे रखो। फिर इसमें जब आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है, क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम लिखते हैं इसी के, इन दोनों के मल्टीपल्स को हम लिखते हैं, ठीक है। जो ये फैक्टर्स हमने निकाले ना दोनों के, 10 के भी और 15 के भी, इनको लिखा जाता है। लेकिन लिखने का तरीका देखो कैसा है, पहले 2 इसका लिखा, ठीक है, उसके बाद इसका 3 भी लिखा। जो इनमें कॉमन होता है ना, देखो ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कितने 5 है, लेकिन 2 5 है ना, दोनों के बदले एक ही 5 लिखा जाएगा जब कॉमन होगा तब। अगर कॉमन नहीं होगा तब नहीं, कॉमन जब होगा। कॉमन का मतलब है कि 10 में भी हो और 15 में भी हो, तब इनको क्या किया जाएगा, 5 के बदले एक ही 5 लिखा जाएगा, यहाँ पे इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है। 2 ऊपर इसका भी और इसका 3, ठीक है। लेकिन इस 2 5 के बदले एक ही 5 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 2 1 के बदले एक ही 1 लिखा जाएगा, ठीक है। हो गया, तो एलसीएम फिर यही होगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना मल्टीप्लाई करके देखो वही होगा, 5 1 5, ठीक है। ऐसे करो, 2 3 आ गया 6, फिर इंटू ये वाला 5 1 आ गया 5, फिर इज इक्वल टू 6 5 आ गया 30। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 30। एलसीएम 30 किसका है, 10 का और 15 का, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया, 30। ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं, ये तरीका सीखा होगा आपने, ठीक है। छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है ये ऐसे एलसीएम निकालना वगैरह, पता नहीं किस क्लास से दिखाते हैं लेकिन होता है ये। अच्छा, अब आपको निकालना होगा एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो वाला नंबर लेकिन हाईएस्ट, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, 5 भी है और 1 भी है, इसीलिए 2 और 3 नहीं लिखा जाएगा इसमें सिर्फ वही लिखेंगे जो कॉमन होगा, जो सेम होगा। इसमें सब लिखा जाएगा लेकिन कॉमन वाला एक बार लिखा जाता है, इसमें कॉमन वाला ही लिखा जाता है लेकिन एक बार। कॉमन वाला एक बार लिखो पहले, 5 दोनों में कॉमन है, और फिर मल्टीप्लाई में 1 दोनों में कॉमन है तो 1। तो इसका जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा एचसीएफ इज इक्वल टू 5, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा, 5। एलसीएम निकला 30, एचसीएफ निकला 5, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें आपको मैं एक चीज नोटिस करवाऊंगा इसमें। देखो जो ये दो नंबर है ना, इनका एक बार प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो दोनों का। 15 इंटू 10 कितना होता है, 15 इंटू 10 कितना होता है, 150। 15 इंटू 10 होता है 150, कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट इनका करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 इंटू 15 किया हमने, वो निकला 150 के बराबर। जरा सोचने वाली बात है, नोटिस करो इसको। एचसीएफ जो है वो कितना निकला हमारा, 5। अगर हम एचसीएफ को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, एलसीएम क्या है इतना, 30 है ना इसका, जरा देखो 5 0 0, 5 3 15, ये भी 150 आता है, ठीक है। या इसी एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो हमेशा बराबर होता है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के, उन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के, जो दो नंबर्स, जिन दो नंबर्स का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, ठीक है। याद रखना, ये नोटिस किया आपने ये चीज, ठीक है, ये आगे काम आएगी, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अगर नहीं आया दोबारा से देखो इसको, दोबारा से ट्राई करो समझने की, समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ। वेरीफाई करना है आपको, क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक, जो दो नंबर्स आपको दिए होंगे। देखो सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट फर्स्ट। इसमें दिए हुए हैं 26 एंड 91, दो नंबर दिए हैं 26 और
91। अब आपको क्या निकालना है, इनके एलसीएम और इनका एचसीएफ निकालना है, और फिर आपको ये वेरीफाई करके देना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, वेरीफाई करके देना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 26 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए हम यही तरीका करते हैं ना। ठीक है, हम दूसरा वाला तरीका भी हमारे पास है, कौन सा वाला, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, कर सकते हैं ना, उससे भी हमने फैक्टर्स निकाले थे, और फिर उससे एचसीएफ भी हमने निकाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब कहा नहीं उसने ना कौन सा वाला मेथड यूज करो, कैसे आप इसके फैक्टर्स निकालो, कैसे एचसीएफ निकालो, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, वो वाला यूज करो या ये वाला यूज करो। ठीक है, जो आपको आसान लगे वो करो, क्योंकि कहा नहीं इसने, क्वेश्चन में नहीं कहा। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर पूछा जाए कि यही वाला मेथड यूज करके आप इसका सोल्यूशन निकालो, तो वही मेथड यूज करना है। अगर नहीं कहा जाए तो आपकी अपनी मर्जी है, जो मेथड इजी लगे वही मेथड यूज करो। ठीक है, अब देखो इसको, लास्ट डिजिट 6 है, यानी 2 के टेबल में 2 1 2 2 3 6। ठीक है, फिर यहां से आ गया 13 1 13, इतना लंबा गया ही नहीं। ठीक है, तो फिर यहां से आप इसको देख लो 91। अब 91 तो काफी बड़ा है, अब ये किसके टेबल में आता होगा, 91 7 के टेबल में। 7 देखो, 7 1 7, 9 में से 7 माइनस के कितना होता है 2, ये हो जाएगा 1 के साथ मिलेगा, ये बनेगा 21, 7 3 होता है 21, यहां से आ जाएगा 13 × 1। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स लिखो, 26 फैक्टर्स लिखो 26 इज इक्वल टू किसके बराबर है 26, 2 × 13 × 1। अब देखो 91 किसके बराबर है, 7 × 13 × 1। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे, एलसीएम। पहले देखो कॉमन क्या क्या है, ये 13 कॉमन है और ये 1 कॉमन है। 1 हमेशा कॉमन निकलेगा, याद रखना। ठीक है, लिखो ना लिखो एक ही बात है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, बार बार लिख रहा हूँ ये। देखो अब कॉमन ये आ गया, देयरफॉर एलसीएम कितना होगा, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 7, 2 × 7, और इन कॉमन दो नंबर्स के बजाय हम एक ही नंबर लिखेंगे। ठीक है, 2 की जगह पे एक ही नंबर, क्योंकि कॉमन है ना 13, 2 के बदले क्या लिखेंगे, एक ही 13, मल्टीप्लाई बाय 2 1 के बदले एक ही 1। तो आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये, 13 2 आता है 26 × 7, 7 6 42, 4 7 7 14, 182। ये निकला हमारा क्या, एलसीएम। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी करके देखना। ठीक है, हो सकता है गलती हो जाए यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेना, इसको चेक कर लेना। ठीक है, 180। वैसे तो हम वेरीफाई करेंगे ना, अगर ये गलत निकला होगा तो वेरीफाई यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास आ गया। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ एचसीएफ इज इक्वल टू, नाउ HCF इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉमन वाले लिखने होते हैं। ठीक है, 2 के बदले एक ही 13 लिखेंगे और 2 1 के बदले एक ही 1 लिखेंगे, कॉमन वाले ही सिर्फ लिखने हैं इसमें। ठीक है, विच इज इक्वल टू 13। तो HCF हमारे पास कितना आ गया, 13। ठीक है, अब देखो वेरीफाई करो, नाउ LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय, फॉर्मूला पहले लिखेंगे। ठीक है, वो तो हमने अलग से लिख के रखी थी। HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना है, 182 लिखा, 182 इंटू HCF कितना है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से नंबर दिए थे, ये 2 नंबर दिए थे ना, 26 और 91। तो प्रोडक्ट का मतलब है 26 और 91 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको कैलकुलेटर पे करके कि ये सेम आता है या नहीं, यानी कि ये वाला और ये वाला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर पे करके देखो, 182 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, ये आ रहा है 2366। अगर ये भी इतना ही आता है ना, तो फिर इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। ओके, ये भी आ रहा है 2366। फिर इसको लिखोगे हैंस वेरीफाइड। आपने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ओके। तो
ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आपको करने हैं बाकी क्वेश्चन भी। यहाँ पे एक और नंबर दिया हुआ है सेकंड पार्ट में 510 और 92, और दिया है 336 एंड 54, ठीक है। इजी है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ फैक्टर्स निकालो और फिर एलसीएम और एचसीएफ, और उनका देखो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर निकलता है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो वो वेरीफाई नहीं होगा, लेकिन वेरीफाई होगा ही होगा, क्योंकि ये हमेशा ही निकलता है इसके बराबर, ठीक है। याद भी रख लो, ये एक किस्म की फॉर्मूला है, काम आएगी, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन नंबर्स का, देखो उस टाइम दो नंबर दिए थे ना, इस टाइम 3 नंबर्स दिए, ठीक है। कौन कौन सा? 12, 15 एंड 21, ये नंबर्स दिए हैं, ठीक है। क्या, कौन से वाले? 12, 15 एंड 21, ठीक है। अब देखो 12, अब क्या करोगे आप, इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दोनों का, ठीक है, इन तीनों का। तो कैसे निकालोगे? वही तरीका है, जो तरीका मैंने आपको बोला वही वाला है, ठीक है। 12 के फैक्टर्स निकालो सबसे पहले, ठीक है। क्या निकालोगे? फैक्टर्स किसके? 12 के। तो निकालो, क्या है? 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। आगे इसके फैक्टर्स वैसे ही। अब निकालो 15 के फैक्टर्स, थोड़ा साइड में करते हैं। 15 के फैक्टर्स, तो ये कितना आता है? 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। आ गया। प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी कर पाओगे इसको। 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। अब देखो कैसे लिखोगे फैक्टर्स इसके। 12 को लिखोगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 को लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू 1, और 21 को लिखोगे 3 इंटू 7 इंटू 1। अब देखो इसमें कॉमन कोई है सब में। एलसीएम निकालने के लिए पता है क्या, वहां पे हम 2 नंबर्स में क्या कर रहे थे? कॉमन देख रहे थे ना 2 नंबर्स में। यहाँ 3 नंबर्स में कॉमन देखना है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर्स में अगर कॉमन है, जैसे कि 2 नंबर्स में कोई नंबर कॉमन आ गया, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा एलसीएम। यहाँ पे तीनों में कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, तब आप एलसीएम एलसीएम नहीं एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। एलसीएम का भी वही है, यहाँ कॉमन जो भी नंबर आपको लेना है ना, 2 में नहीं लेना। अगर 2 में कोई कॉमन, जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे 13 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी अगर 13 आ गया, एग्जांपल मान लो, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कॉमन नहीं ले सकते हो। फिर आप कहोगे इसके बदले एक ही लिखूंगा, वो नहीं, क्योंकि 3 नंबर दिए हैं ना, आपको तीनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 में नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन कॉमन आ रहा है, देखो ये 3 और ये 3, ये देखो ये कॉमन आ गए, ठीक है। और 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 5 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। 7 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। और है सिर्फ 1, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 2, देखो 2 इंटू ये वाला 2 इंटू इन सब 3 के बदले एक ही 3 3 है ना, इनके बदले एक ही लिखा जाएगा, कॉमन है ना इसीलिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये वाला 5, 2 2 आगे, ये वाला 5, ये वाला 7, तो लिखेंगे 5, ये वाला 7, ठीक है। और फिर इन 3 1s के बदले एक ही 1 लिखेंगे, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करो, जो भी होगा वो एलसीएम होगा, ठीक है। काफी बड़ा नंबर है ना, तो इसको इससे भी कहते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। तो ये आ जाता है 420, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारे पास 420। अब एचसीएफ निकालो। नाउ एचसीएफ इज इक्वल टू कितना है? 3 कॉमन है तो एक ही बार 3, और 1 कॉमन है एक ही बार 1, तो एचसीएफ आ जाता है इसका 3। बस हो गया, ठीक है। यही कहा था फाइंड करने के लिए, हमने कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि आपको इसको वेरीफाई करना है। अगर आप करना चाहो कर सकते हो खुद से, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ नहीं रहा है तो एग्जाम में भी करने की जरूरत नहीं है, जब तक बोला ना जाए। अगर एग्जाम में पूछे कि हाँ जी इसको वेरीफाई करके दो, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको वेरीफाई करना है, ओके। ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी करोगे आप इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सेम है, बिल्कुल
सिर्फ नंबर्स डिफरेंट है, बाकी करना सेम तरीके से, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यार, इसमें इंक ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपके पास दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है, वहां से क्या दिया हुआ है, गिवन HCF, दो नंबर्स का, नंबर्स देखो क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। यहां पे सबसे पहले आप गिवन लिखोगे नंबर्स, ठीक है, ऐसे लिखोगे, द गिवन नंबर्स आर 306 एंड 657। ये कैसे पता लगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अपनी बुक पर, वो कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, HCF और ब्रैकेट में लिखा है 305 और 306 और 657, ठीक है। इसका मतलब ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंड HCF इज इक्वल टू 9, देखो HCF यहां पे दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट में लिखा है 306 एंड कॉमा 657, वो तो नंबर्स हैं, ठीक है, वो उधर से हमें नंबर्स का पता लग रहा है, लेकिन हम वो नहीं बार बार लिखेंगे, हम HCF लिखेंगे 9 के बराबर। असल में HCF दिया हुआ है इन दो नंबर्स का 9 के बराबर। फाइंड एलसीएम, आपको क्या करना है, आपको कहा जा रहा है एलसीएम फाइंड करने के लिए, ठीक है। फाइंड एलसीएम, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कैसे करोगे इसको, नंबर दो गिवन है और एलसीएम निकालना है, हमें पता है, वी हैव द फॉर्मूला, ओके। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पढ़ा था अभी, क्या, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अगर ये थोड़ा, अगर ये नजर में ना आए ना, इसलिए फिर एक काम करो कि कॉपी पे लिख लो, मैं बोल भी रहा हूं ना साथ साथ, तो फिर ये लिख लो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, HCF कितने, देखो अब यहाँ पे एलसीएम मुझे निकालना है ना, विच इंप्लाइज, एलसीएम कैसे मैं निकालूंगा, LCM इज इक्वल टू, देखो HCF इसके साथ किसमें था, मल्टीप्लाई में, HCF और LCM को यहाँ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, हम इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ यही टू नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये HCF, वही तो होगा एलसीएम हमारा, ठीक है। विच इंप्लाइज LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर कौन से हैं, ये वाले, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 306 इंटू, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF हमारे पास दिया हुआ है कितना, 9, लिखा 9, ठीक है। कैलकुलेटर पे इन दो को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई 9 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इजी था ना, बिल्कुल इजी था, ठीक है। अब देखो 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9, कितना आता है, विच इम्प्लाइज LCM, ठीक है, सुन लो ये, ठीक है, अगर ये दिख नहीं रहा है सुन लो, 22338, ये LCM आ जाता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद 22338, ओके, ये आ गया LCM। इजी था ना, बिल्कुल इजी था। अब देखो, चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड, क्वेश्चन है, कह रहा है चेक वेदर 6 रेज पावर n, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 5, कह रहा है चेक 6 रेज पावर n जो है ना,
6 रेज पावर n, ठीक है, कह रहा है 6 रेज पावर n जो है वो कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, ठीक है, कोई भी नंबर आपके पास n दिया होगा जो कि एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। आपको ये कह रहा है 6 रेज पावर n जो है, ठीक है, क्या ये 0 डिजिट से एंड होगा कभी? 6 रेज पावर n का मतलब क्या है, पहले ये समझ में आ गया आपको? कहना क्या चाह रहा है ये? n कह रहा है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, पहले समझ लो। n कह रहा है ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n के वैल्यू होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है कि इनमें से n का कोई भी वैल्यू हो सकता है। n को हम 5 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसने 0 के बारे में नहीं कहा। इसने कहा n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट करने वाले नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है, जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि जब आप n पर 6 पर पावर लगाओगे, ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम एक एक पावर करके लगाते जाएंगे और उसके बाद देखेंगे। सबसे पहला पावर क्या है? n का 1, ठीक है, तो 6 को पावर देंगे 1। 6 के पावर 6 का अगर पावर 1 होगा, इसका क्या मतलब होता है? 6 को एक बार लिखा जाएगा, ठीक है, पावर का यही मतलब होता है ना, एक बार लिखा जाएगा, लिखा एक बार, यानी कि ये क्या आ गया? 6 का पावर आता है 6, क्या आता है? 6। 6 का पावर 1 आता है 6। अब 6 का पावर हम बढ़ाएंगे, इसका पावर क्या है? नेक्स्ट 2, ठीक है, इसका मतलब होता है 6 को 2 बार लिखा जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में, ठीक है, किसमें? मल्टीप्लाई में। अब 6 6 का कितना होता है? 36, ठीक है। अब देखो 6 रेज पावर 3, क्योंकि पावर बढ़ाना है, ठीक है। अब होगा, इसका मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 6 का कितना होता है? हम एक एक करके करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। पहले 2 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 6 होता है 36, मल्टीप्लाई में एक और 6, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 6 6 होता है 36, 3 जाएगा कैरी, 6 3 18 19 20 21 जो होता है 216, ओके। ऐसे ही आपको बढ़ाते जाना है पावर, ठीक है, पावर बढ़ाते जाना है। लेकिन आप नोटिस कर रहे हो, इसको लास्ट डिजिट इसमें क्या आ रहा है? 6 6 6, आगे भी 6 6 6 आता रहेगा। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको ये बोलना है कि ये जो 6 रेज पावर n है, क्या ये नंबर कभी डिजिट 0 से, यानी कि लास्ट वाला डिजिट जो है ना, वो इसमें कभी 0 आएगा या नहीं? पहले तो आपने ये चेक कर लिया, देख लिया, ठीक है, हमने अभी देखा यहाँ पे अलग अलग पावर्स देकर इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है, 0 तो आ ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ 0 इसमें नहीं आएगा। लेकिन ये वो तरीका है जो कि आप पूरा बड़ा मेथड यूज करके आपको बार बार एक एक पावर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एक एक पावर चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों करें एक एक पावर चेक? ठीक है, ऐसा क्यों करें? हम कोई आसान तरीका इसका ढूंढते हैं जो कि आपको एग्जाम में भी आप लिखो, बार बार आपको ऐसा चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो वैसा तरीका क्या है देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहां से हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है, द नंबर 6 रेज पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता है। अब एक और तरीका भी है ये फाइंड करने का। देखो, अगर ये नंबर जो है वो 0 पे एंड होता है, ठीक है, मान लो, हाँ ठीक है, इसका कुछ ऐसा सोल्यूशन आ रहा है, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, n का कोई ऐसा वैल्यू हम दे रहे हैं जहां पे ये, जब हम n की पावर 6 को देंगे, ठीक है, उस टाइम क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, मान लो, ठीक है, आया तो नहीं, हमने देख लिया अभी, ठीक है। और आप आगे जितनी पावर्स आप पे चेक करना चाहोगे ना, उतने पावर्स पे चेक कर सकते हो। ये 6 ही लास्ट डिजिट आएगा। लेकिन आप देखो, मान लो कि 0 आ गया। अगर 0 आता है लास्ट डिजिट, ठीक है, तो मुझे ये बोलो कि ये और किसके टेबल में आएगा? लास्ट डिजिट 0 आने का मतलब, मैं आपको एग्जाम्पल पहले देता हूं। पहले हम इस क्वेश्चन से हट रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को वहां पे रखते हैं। पहले एग्जाम्पल समझो एक, जैसे कि आपके पास है 170, ये एक नंबर है आपके पास, ठीक है, 170 एक नंबर है। अब मुझे बोलो ये किसके टेबल में, किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। हाँ, क्योंकि आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है और 0 2 के टेबल में आता है, जो अभी हमने पढ़ा था। अब देखो 0, ये 0 5 के टेबल में, लास्ट डिजिट जब 0 और 5 होता है ना, ये भी याद रखना, जब 0 और 5 लास्ट डिजिट होता है ना किसी नंबर का, वो 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है। और अगर सिर्फ 0 होगा, वो 2 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है, ठीक है। ये आप वेरीफाई कर लो। यहां से देखो 5 के टेबल से देखो, पहले 5 से इसको कैंसिलेशन करो, 5 3 15, ठीक है, 17 में से 15 माइनस के बचे 3, वो 3 इसके साथ मिलेंगे, बनेंगे 30, 5 6 30, हो गया ना कंप्लीट डिवाइड। 5 36 होता है 170, हो गया एक चीज क्लियर? हाँ हो गया।
5 के टेबल में इसका मतलब ये आता है, क्योंकि इसको लास्ट डिजिट इसका क्या है 0, इसीलिए ये 5 के टेबल में आता है। ठीक है, वो हमेशा आता है। ठीक है, अच्छा 2 का देखो, 2 के टेबल में 2 8 are 16, एक बचा वो बनेगा, यहाँ पे जाएगा 1 इसके साथ मिलेगा, ये बनेगा 10, 2 5 are 10, 2 85 होता है 170, बिल्कुल हो गया, ये भी क्लियर हो गया, 2 के टेबल में भी आता है। अब देखो 10 के टेबल में आएगा ये 10 1s are 10, ठीक है, क्योंकि 10 2s are 20 ज्यादा हो जाता है 17 से, 10 1s are 10, ठीक है, बचे 7, वो 7 इस 0 के साथ मिलेंगे, ये बनाएंगे 70, 10 7s are 70, 10 into 17 होता है 170, यानी कि ये 10 के टेबल में भी आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। समझाना मुझे ये था कि लास्ट डिजिट अगर 0 हो वो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आएगा और वो 10 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब देखो क्या है, अगर ये नंबर इसका लास्ट डिजिट 0 आ जाता है, क्या आता है, इस नंबर का 6 रेज पावर n, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 आगे चलता रहेगा। अगर ये 0 नंबर से एंड होता है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में भी आना चाहिए ना, 5 के टेबल में भी आना चाहिए और 10 के टेबल में भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से अगर 10 के बदले में आप एक और चीज भी कह सकते हो, 10 खुद इस वक्त 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5। 10 का देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये 5 और 2 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, अब देखो कहने का क्या मतलब है कि अगर ये नंबर 0 से एंड होता है, ये 2 के टेबल में भी आना चाहिए, ये 5 के टेबल में भी आना चाहिए। ठीक है, और ये 10 के टेबल में भी आना चाहिए। ठीक है, 10 का टेबल जो है ना वो इसमें वो है, क्या कहते हैं उसे, अगर ये 5 और 2 के टेबल में आए ना, ये 10 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 और 5 खुद 10 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये 10 के टेबल में भी आएंगे। तो आप फिलहाल उतना ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप याद रखो 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए ना। अब देखो 6 के फैक्टर्स निकालो, 6 के फैक्टर्स निकालो, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 6 के फैक्टर्स निकले 2 into 3। अब मुझे ये बोलो कि अगर ये 0 डिजिट से एंड होता तो इसके फैक्टर्स होने चाहिए, इसके फैक्टर्स में 2 आना ही चाहिए था, 2 आना चाहिए था, लेकिन 5 भी आना चाहिए था और 10 भी। लेकिन आप यहां पे देखो 6 के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, 5 है ही नहीं कहीं। अगर 5 नहीं है तो फिर ये 5 से नहीं होगा, ये 0 इसमें एंड होगा ही नहीं, इसका मतलब 0 इसमें लास्ट डिजिट आता ही नहीं है। क्योंकि अगर लास्ट डिजिट 0 आता तो ये 2 और 5 से क्या होता, डिवाइड होता। लेकिन अब यहाँ पे 2 इसका फैक्टर है, बिल्कुल 2 से हो रहा है, लेकिन 5 तो है ही नहीं ना। इसको 5 और 2 दोनों का होना चाहिए था, तब जाके हम कहते कि ये 0 से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि हमने अभी देखा ये वाला नंबर 170, इसमें 0 आ रहा है लास्ट डिजिट पे, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी और 10 से भी। लेकिन यहाँ पे जो ये नंबर है ये सिर्फ 2 और 3 से ही डिवाइड होगा, इसका मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब लास्ट डिजिट 0 है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। बस समझना बहुत जरूरी है, बाकी लिखना फिर हो ही जाएगा। ठीक है, लिखना तो आ ही जाएगा आपको। हम लिखेंगे इसको इफ, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, ठीक है, अगर ये दिखे ना साथ साथ बोल रहा हूं, लिख लो इसको। इफ द नंबर 6 raised power n ends with the digit 0, then it must have the factor 5। ठीक है, but 6 raised power n has only 2 and 3 as its factors, so 6 raised power n cannot end with the digit 0। ठीक है,
if the number 6 raised power n ends with the digit 0, then it must have the factor 5. उसको फैक्टर 5 उसका होना चाहिए, फैक्टर 5 होना चाहिए, 5 यानी कि 5 उसका फैक्टर होना चाहिए, किसका? इट मस्ट हैव द फैक्टर 5. इट मस्ट हैव, या ऐसे लिख सकते हो, इट मस्ट हैव 5 एज इट्स, एरो मैंने दिया, ठीक है. देन if the number 6 raised power n ends with the digit 0, then it must have 5 as its factor, but 6 raised power n has only 2 and 3 as its factors, so 6 raised power n cannot end with the digit 0. ठीक है, यहां तक हो गया, ये भी क्लियर. ठीक है, हो गया क्लियर ये भी. हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, आपको ये प्रूव करके देना है, एक्सप्लेन करके देना है कि ये दो क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं. ठीक है, ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है, नंबर्स कैसे हैं ये? क्योंकि देखो इनका प्रोडक्ट और फिर कुछ प्लस किया जा रहा है 13. ठीक है, प्लस क्या किया जा रहा है? 13. ओके, कहने का ये मतलब है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर प्लस करेंगे, यहां पे कोई नंबर ही आएगा ना. इसको मल्टीप्लाई करके जब +5 करेंगे कोई नंबर ही आएगा ना, कोई एक नंबर आएगा, कुछ डिजिट्स होंगे उसके. ठीक है, इसके भी कुछ डिजिट्स होंगे, वो एक नंबर होगा. कह रहा है कि वो नंबर कंपोजिट क्यों है, वहां से कह रहा है, इसका मतलब वो कंपोजिट है, क्योंकि वहां से पूछ रहा है कि क्यों है. ठीक है, इसका मतलब कंपोजिट होंगे दोनों. आपको पूछना है, आपको बोलना है क्यों. ठीक है, देखते हैं क्यों. ठीक है, सोल्यूशन ढूंढो इसका. ठीक है, लिख लो सोल्यूशन इसका. ये सोल्यूशन जो है, देखो कैसे करोगे, या आप ऐसा करो कि आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करो. ठीक है, ठीक, रूल के मुताबिक सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद एडिशन होता है. ठीक है, पहले क्या किया जाता है, हमारे पास रूल है ना, सुना होगा ना इसके बारे में. ठीक है, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई यहां पे आ रहा है, फिर एडिशन होगा. ठीक है, सब्ट्रैक्शन है नहीं, डिवीजन है नहीं, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है. ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर डिवाइड होता तो पहले डिवाइड को तरजीह देनी थी, अगर फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को तरजीह देनी थी, उसके बाद एडिशन को और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को. अब यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो पहले. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको +13 कर लो, आंसर जो होगा वो यहाँ पे होगा. ठीक है, या इस सब को मल्टीप्लाई कर लो, फिर +5 कर लो, जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा. फिर उसके बाद क्या करोगे आप, जो आंसर निकालोगे ना, उनके क्या निकालोगे, फैक्टर्स. कैसे फैक्टर्स निकालोगे, जैसे यहाँ पे आ गया 1 4 7 8, जैसे ये आंसर आ गया इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद और प्लस करने के बाद, तो इसके फिर एलसीएम फैक्टर्स निकालोगे. फिर देखो डेफिनेशन के मुताबिक कंपोजिट नंबर के 1 और इस नंबर को छोड़कर और भी फैक्टर्स होते हैं. 1 और खुद को छोड़कर, जो ये खुद का होगा ना, जैसे 1 4 8 7 ये, और 1 द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर 1. ठीक है, इनको छोड़कर अगर और भी फैक्टर्स हुए तो ये कंपोजिट होगा, अगर और भी फैक्टर्स नहीं हुए तो ये प्राइम होगा. ठीक है, लेकिन और फैक्टर्स होंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि क्यों कंपोजिट है, इसका मतलब कंपोजिट है. ठीक है, इसमें भी यही करना है. ठीक है, बड़ा सारा नंबर कोई आएगा और उस नंबर को ये करना है, देखना है कि अगर उसमें 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आया, ठीक है, दो ही फैक्टर आए, तो वो फिर प्राइम नंबर है. अगर 1 एंड द इटसेल्फ नंबर के अलावा इसमें और भी फैक्टर्स आए तो इसका मतलब ये प्राइम कंपोजिट नंबर है. ठीक है, तो देख लो, इसको एक और तरीका भी है करने का. देखो 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ लिखेंगे 7 into, देखो यहाँ पे किया क्या हमने, यहां से 13 उठाया बाहर ले लिया, यहां से भी 13 उठाया बाहर ले लिया, तो यहाँ पे इस साइड में क्या, आप इसको 2 सेट मान लो, ये एक सेट है और यहां से प्लस के बाद एक सेट है. ठीक है, एक पहले वाले सेट में से हमने क्या निकाला, 13 कॉमन, तो इस पहले वाले सेट में क्या रह गया, सिर्फ 7 और 11, तो लिखा 7 और 11. फिर प्लस ऐसे ही लिखना है, प्लस ऐसे ही लिखो. फिर उसके बाद यहां से भी 13 कॉमन ले लिया,
ठीक है 13 यहाँ पे देखो यहाँ क्या रह गया, अगर उसमें मल्टीप्लाई 1 करता है कोई असर पड़ता है इस पे, नहीं पड़ता है। क्यों? 13 वन भी 13 ही होता है, ये फिर से वही नंबर आ गया था। 13 कॉमन ले लिया, बचा क्या वहां पे? सिर्फ 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये है 13 और इसको सॉल्व करो 7 11 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 78 77 प्लस 1 कितना होता है 78। अब 78 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है, क्योंकि 13 खुद प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका फैक्टर नहीं निकलेगा और, ठीक है, तो फिर 78 का निकालो। 78 के फैक्टर 2 से, 2 3 6 1 8 2 9 18, ठीक है, 2 39 78, ठीक है, उसके बाद 3 1 3 3 3 9, उसके बाद 13 1 13, तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, हम लिखेंगे इसको ऐसे 13, ये वाला 13, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये लिखा हमने 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 1। देखो 1 है इसका फैक्टर, ठीक है, इस नंबर का जो भी ये बड़ा नंबर निकलेगा उसका, ठीक है, हमने निकाला ही नहीं, ठीक है, हमने यहाँ पे फैक्टर निकाल लिए और हमें यही प्रूव भी करना था। इसके फैक्टर निकल रहे हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। अब या एक तो 1 निकल रहा है इसका फैक्टर, खुद तो ये अपना फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है, अपने टेबल में मतलब आता ही होगा, 1 के टेबल में भी आता है, उसके अलावा ये 13 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी और 3 के टेबल में भी। इसका मतलब दिस इज अ कंपोजिट नंबर सिंस इट हैज more than 2 factors, therefore it is a composite number। बस, ठीक है, मैंने साथ साथ ये पढ़ा, दोबारा से सुन लो और फिर लिख लो, ठीक है, हो गया ये। अब उसका देखते हैं, ठीक है, इसका देखो, इसमें भी 5 5 है कॉमन, हम 5 5 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करना है ना इसमें, लेते हैं 5 कॉमन, ठीक है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से, उसकी बात कर रहा हूँ, 5 लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं, 5 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, या फिर उसके बाद है ना यहाँ पे प्लस पहले, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई 1 लिखोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 5 1 5 ही होता है, ठीक है, तो 5 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 प्लस 1 रह गया, ठीक है, क्या रह गया, प्लस 1 रह गया, ठीक है, तो इनको सॉल्व करो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू, इनको सॉल्व करो, 3 4 12 12 2 24 24 6 7 42, इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 4 8 2 2 4 4 4 16 4 2 8 1 9 8 1008 आ रहा है कुछ, देख लेते हैं, ठीक है, आपको वहाँ एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, तो आप कर सकते हो उस पर, कितना आ रहा है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1008, हाँ बिल्कुल 1008 ही आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 1008, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 1009, ठीक है, क्यों, इनका मल्टीप्लाई 1008 आ रहा है और प्लस 1, ठीक है, ये वाला प्लस 1 1009 आ रहा है, ठीक है, अब 1009 और किसके टेबल में आएगा 1009, ठीक है, किसी के टेबल में आएगा, देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कैलकुलेटर पे।
ठीक है, ये नहीं आ रहा है किसी में, ठीक है, 7 में भी नहीं आ रहा है, 17 में भी नहीं आ रहा है, 1 में भी नहीं आ रहा है, 2 में 1 में आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा है, 4 में भी नहीं आ रहा है, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं आ रहा है, 9 में भी नहीं आ रहा है, 10 में भी नहीं आ रहा है, 11 में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। लेकिन अब यहां से आपको क्या पता लगा कि इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, फिर फैक्टर्स क्या क्या हैं, 5 इंटू 1009 इंटू 1, ठीक है, ये इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर इसके नहीं है, ठीक है, 1 को छोड़कर। लेकिन किस किस के टेबल में ये आया, 1 के टेबल में, और ये खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जो इसका टोटल प्रोडक्ट करके निकलेगा, ठीक है, वो हमें निकालना नहीं है, ठीक, उसमें तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 में भी आ रहा है, इस 5 में, ठीक है, और किस में आ रहा है, एंड 1009 इसमें भी आ रहा है। 1 और एंड द नंबर इटसेल्फ को छोड़कर 5 और 1009 भी इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है, दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। सेम वही लिखना है जो मैंने अभी इसमें लिखवाया है, ठीक है, वही लिखना है, ठीक, बस नंबर चेंज करने हैं, नंबर वहां पे जो ये है उनकी जगह पे आप क्या लिखोगे, इट हैज फैक्टर्स, दिस नंबर सिंस दिस नंबर हैज more than 2 factors, that is 1 and the number itself 5 and the number 1009, therefore it is a composite number, ठीक है। तो ये एक composite number होगा, ठीक है, तो ये आ गया इसका रीजन, ठीक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है ना, उसके आसपास एक पाथ बनाया हुआ है जो कि सर्कुलर शेप का है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं कंप्लीट फील्ड का एक राउंड करने में, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को कितना लगता है, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point, कितने मिनट के बाद दोबारा मीट करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक है, ठीक है। इसको हम ऐसे पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको पहले ऐसे समझ लो, उसके बाद कॉपी पे कैसे लिखना है वो मैं बोलूंगा, ठीक है। देखो ये एक फील्ड है, ठीक है, यार, ठीक है, ये एक फील्ड है, ये वही वाला फील्ड दोबारा हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये मान लो सोनिया यहां से स्टार्ट करेगी, रवि यहां से स्टार्ट करेगा, 2 फील्ड नहीं है, फील्ड एक ही है। अब ऐसा समझ लो, मैं इनको पता है क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका भी और इसका भी, ताकि समझ में आपको आए, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग ये इसके वो डायग्राम्स बना रहा हूं, ठीक है। ये फील्ड जो है ना, फील्ड का अलग यहां से ये अलग बनाया हमने, ठीक है, ये अलग बनाया, 2 फील्ड नहीं है, फील्ड एक ही है। सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में, हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, यहां से ऐसे दौड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अब रवि जो है, सोनिया जो है उसको 18 मिनट लगते हैं, इसका मतलब सोनिया जो है वो आहिस्ता दौड़ रही है, ठीक है, रवि से, ठीक है। रवि को 12 मिनट लगते हैं, पूरा यहां से पूरा घूम के यहां तक आने में 12 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट्स लगते हैं उसको। तो आपको ये बोलना है कि दोनों कितने टाइम के बाद दोबारा इसी पॉइंट पे मीट करेंगे, मिलेंगे, ठीक है, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले हम ये रवि वाला साइड मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ये रवि का मान लेते हैं R और ये सोनिया का S, ठीक है। अब देखो रवि क्या कर रहा है, इसको, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, इसका मतलब अगर रवि को पूरा का पूरा सर्कल क्रॉस करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, लग रहे हैं, तो हाफ सर्कल क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, सीधी सी बात है 6 मिनट लगेंगे ना हाफ का, ठीक है, पूरे का लग रहा है 12 मिनट, तो हाफ यहां तक होगा ना, ठीक है, हाफ यहां तक होगा। तो यहां से चल रहा है, यहां से गया यहां तक, इसको लग रहे हैं 6 मिनट, कितने यार, क्या करें इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है फिर, हाँ, ओके, थैंक यू।